वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020 है और उसके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और सभी साथियों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने वाले हैं, आवेदन किया है और आवेदन करेंगे भी आगे, तो वो सभी विषय की कोई भी विषय आपका है उन सभी के लिए अनिवार्य है। साथियों, इसका मेरा मकसद ये है कि हमारा जो थर्ड पेपर है राजस्थान जीके का, जो सभी के लिए अनिवार्य है, उसमें अपने अधिकतम अंक प्राप्त करें। तो अधिकतम अंक प्राप्त करें तो सबसे पहले हमारे पास एक स्पष्ट रणनीति होनी चाहिए और जब तक हमारे पास स्पष्ट रणनीति नहीं होगी तब तक हम अगर आगे बिना कोई विशेष रूपरेखा के बढ़ रहे हैं तो निश्चित ही वो हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षा में घातक होता है। और एक ऐसी परीक्षा जो किसी भी व्यक्ति के लिए ड्रीम जॉब होती है और उसके लिए हमें बढ़ना है तो व्यवस्थित तरीके से बढ़े और व्यवस्थित तरीके से बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। और इसी पार्ट में मेरा उद्देश्य है कि हम राजस्थान अध्ययन जो हमारा पार्ट थर्ड है उसके पेपर में नहीं करवाएंगे। पेपर पहले 2 वीडियो डाले हैं लगातार, उन वीडियो में पूरा पेपर हमने देखा है। उसके बाद में हमें जो राजस्थान जीके का पोर्शन है वो 5 भागों में विभाजित किया गया है और इन 5 भागों से क्वेश्चन आए हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं, उनमें लगभग 20-20 क्वेश्चन आए हैं प्रत्येक भाग से। तो हम उसकी भी बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे गए। तो आज हम पहले पार्ट की बात करते हैं। पहला हमारा पार्ट है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और विरासत। ये राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और विरासत, ये हमारा पहला पार्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में। साथ ही मित्रों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ आरएएस और राजस्थान की जितनी भी टीचर्स जैसे रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, पटवार है, ग्राम सेवक है, जितनी भी भर्ती राजस्थान में होती है, पुलिस है, एसआई है, सभी के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सभी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सभी में ये सिलेबस आता है। तो राजस्थान में अगर हम कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इसको देख सकते हैं और हम पहले एक एक करके टॉपिक देखते हैं और फिर मैं आपको इस टॉपिक के दौरान ये भी बताऊंगा कि इसमें से कहां से क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना है। साथ ही पिछले जो पेपर हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का, उसके भी क्वेश्चन मैंने साइड में लिखे हुए हैं, उन पे भी मैं बात करूंगा। सभी की एक एक करके हम बात करते हैं। तो देखिए साथियों, वैसे मैंने शॉर्ट रूप में लिखा है, पहले से लिख दिया है ताकि हमें टाइम कम लगे, और संक्षेप में लिखा है। बाकी डिटेल में मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ये जो अपना सिलेबस है हिंदी में लिखा हुआ वो डाल रखा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े। दूसरा एक और मैं बता दूं यहां कि इनके विश्लेषण के बाद पूरे जो अपना विश्लेषण पूरा हो जाएगा राजस्थान जीके का, तो उसके बाद में हम क्या है कि कुछ एक टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कुछ एक अति कठिन टॉपिक जो आपको लगते हैं उनके टॉपिक पूरे मैं आपको इस YouTube पर चैनल पर कराऊंगा। प्रत्येक दिन 8 बजे आपका वीडियो आएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि टेलीग्राम चैनल जो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है उसे आप ज्वाइन करें, क्योंकि उस पे ही मैं सबसे पहले तो आप सभी साथियों की राय जानूंगा कि हमें राजस्थान का कौन सा पोर्शन पहले करना चाहिए। उसके क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में आए हैं उनका अध्ययन करते हुए आगे कैसे आ सकते हैं उनकी बातचीत करनी चाहिए और कौन से बिंदुओं को हमें विस्तार से बोर्ड पर समझाना चाहिए, क्योंकि हमें समझ है सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हैं तो सभी मैच्योर लोग हैं, तो हम सभी को यह पता रहता है कि पूर्ण सिलेबस करवाया जाना संभव नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के माध्यम से हम पूरे सिलेबस थ्रू सिलेबस में पहुंच जाएंगे। साथ में ही टेलीग्राम पर प्रतिदिन टेस्ट होता है, टॉपिक होता है, उसे भी आप अच्छे से अध्ययन करते रहे ताकि हम नियमित रूप से अपना कार्य कर पाए और अच्छे से हम अध्ययन कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। देखिए,
असिस्टेंट प्रोफेसर में राजस्थान सामान्य ज्ञान का जो पेपर दिया गया है उसका हम एक विश्लेषण कर रहे हैं, और इस विश्लेषण में हमने पहला पार्ट लिया है, वो लिया है इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और विरासत का। इसमें देखिए पहला टॉपिक आता है कि प्राचीन सभ्यताएं एवं स्थल। यहां अपने को ये ध्यान रखना है मित्रों कि प्राचीन सभ्यताएं व स्थल है। राजस्थान का इतिहास की बात करें, कला, संस्कृति और ये वाला जो टॉपिक अपने अध्ययन कर रहे हैं, इसमें से कुल 20 प्रश्न पिछली बार 100 में से पूछे गए हैं, और इस बार भी 20 ही पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि राजस्थान का ये 5 भागों में विभाजित किया गया है और एक भाग के 20 क्वेश्चन ही बनते हैं साथियों। तो ये 20 क्वेश्चन है। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और स्थल, उनके प्रमुख स्थल है, ये हमारा पहला टॉपिक है। इस टॉपिक में से हमारे क्वेश्चन कैसे आए थे पिछले पेपर में, वो देखते हैं। देखिए इस टॉपिक में एक क्वेश्चन तो ये आया है, ये पूछा गया था कि मैंने करवाया है, आप उस पूरे पेपर को देख लें YouTube पे अगर आपने नहीं देखा है तो, कि बौद्ध धर्म के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल पर मिले हैं। तो ये बैराट था, और बैराट पुरातात्विक स्थल था, यहां से मिले हैं, वहां आपने देखा है, आप दोबारा देख लेना अगर नहीं देखा है तो। एक क्वेश्चन ये था। इसके साथ में ही अगर हम आगे देखें तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि अशोक का अभिलेख हमें कहां से मिला है। अशोक का बामरू अभिलेख है, और ये अशोक का बामरू अभिलेख भी हमें कहां से प्राप्त होता है, बैराट से प्राप्त होता है। सभ्यता स्थल में ये क्वेश्चन था। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन ये था कि घग्गर नदी के किनारे सैन्य स्थल कौन सा है, तो कालीबंगा थी। यहां अपने पेपर में दिया हुआ है, ये पेपर मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखा है आरपीएससी के आंसर की सहित, वहां आप पूरा पेपर भी देख सकते हैं, आंसर की भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, वहां से पेपर भी देख सकते हैं आप। तो यहां देखिए कालीबंगा, तो ये इस तरह से क्या है कि ये हमारा जो प्राचीन सभ्यता स्थल है, 20 में से 3 प्रश्न पिछली बार पूछे गए हैं। अपने को यहां ये ध्यान रखना है, जो राजस्थान से बाहर के विद्यार्थी देख रहे हैं, बाकी सभी को तो पता रहता है कि 4 स्थल ज्यादा महत्वपूर्ण है राजस्थान में, आप नोट कर लें। एक कालीबंगा, दूसरा बैराट, तीसरा आहड़ और चौथा गणेश्वर। कालीबंगा, बैराट, आहड़ और गणेश्वर, ये 4 सभ्यता स्थल है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हें तो आप बिल्कुल अच्छे से करें। अपने YouTube चैनल पर इन चारों के वीडियो भी डाले गए हैं, आप उनका अच्छे से अध्ययन करके और उनके नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद में दूसरा टॉपिक, ये टॉपिक साथियों लंबा है और दूसरे से मिक्स करता हुआ तीसरा टॉपिक है। टॉपिक लंबा कौन सा है, यहां देखिए अपने को थोड़ा सा देख के अध्ययन करना है। हम कोई भी गाइड पढ़ेंगे, कोई भी बुक पढ़ेंगे, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें साथियों ये रहेगा कि हम जब भी राजवंश की बात करेंगे तो राजवंश पूरा दिया होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने गुहिल राजवंश दिया तो टेस्ट में आज, अब गुहिल कब से प्रारंभ होता है, 566 ईस्वी से प्रारंभ हो जाता है, और 566 से 1000 ईस्वी तक का हमारा कोई काम का नहीं है। हमें तो उस गुहिल वंश के 1000 ईस्वी और 1800 ईस्वी के बीच जो शासक हुए हैं, 1000 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच में जो शासक हुए हैं उनकी बात करनी है। तो यहां मित्रों अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि हमें राजस्थान के प्रमुख राजवंश है, उन राजवंशों में से हमें क्या पढ़ना है, 1000 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1800 ईस्वी के मध्य के जो राजा रहे उनका ही अध्ययन करना है, सभी का अध्ययन नहीं करना है। तो आप अपनी कोई भी गाइड पढ़ रहे हैं, कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसमें ऐसा विभाजन नहीं मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखिए, उसको अपने दिमाग में सेट रखिए कि इनके मध्य का ही पढ़ेंगे। अब देखिए प्रमुख राजवंश कौन से हैं जिनसे क्वेश्चन राजस्थान जीके में आते हैं। पहले तो अपने यहां देख लेते हैं कौन से आए हैं। एक तो ये चौहान वंश का आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा चौहान वंश का से संबंधित शासक नहीं है। शासक कितने दिए गए थे, 4 दिए गए थे, उसमें 3 तो चौहान वंश से संबंधित थे, एक वत्स राज था वो गुर्जर पटियार का था। तो ये क्वेश्चन तो यहां वंश से संबंधित आया था। इसके बाद में क्वेश्चन है वंश से संबंधित, देखते हैं अपने को यह आया है कि ये आया है
वंश से संबंधित कह दो, या ये वंश और ये एक दूसरे से संबंधित है। मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध राजपूतों का प्रतिरोध। राणा सांगा और बाबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। तो ये क्वेश्चन आया था दूसरा। और तीसरा देखिए गोहिल वंश में ही आता है मेवाड़ भील कोरप की स्थापना कब हुई थी? 1837 ईस्वी में हुई थी मेवाड़ भील कोरप। तो ये मेवाड़ भील कोरप, राणा सांगा और चौहान वंश, ये तीन जो क्वेश्चन है वो यहां से पूछे गए हैं साथियों इससे। अब यहां देखिए अपने को ध्यान रखने महत्वपूर्ण क्या रहता है, प्रमुख वंश है उनमें आप गोहिल वंश पढ़े। गोहिल वंश कहां का है? मेवाड़ का है। इस मेवाड़ की गोहिल वंश को पढ़ना है। कब से कब? 1000 से 1800 के बीच का पढ़ना है। अब यहां यह ध्यान रखने मित्रों कि गोहिल वंश है, इसमें एक तो है महाराणा कुंभा, सुने अच्छी तरह से, गोहिल वंश में महाराणा कुंभा, उसके बाद में महाराणा सांगा। ये लगातार नहीं है पर महत्वपूर्ण बता रहा हूं मैं, लगातार आपको मिल जाएंगे बुक में। इसके बाद में महाराणा प्रताप। गोहिल वंश में महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप जो है, ये तीन शासकों को पूरी तरह से आपको पढ़ना है। यहां से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत से शासक हुए हैं परंतु इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इनका अच्छी तरह से अध्ययन करना है, निश्चित तौर पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और इन दोनों में ही अगर मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करें तो महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा आती है। जैसे सांगा का क्वेश्चन तो पिछली बार सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है, परंतु इसका आप अच्छे से अध्ययन करें, ठीक है। गोहिल वंश में ये अपने राजा है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि मारवाड़ का वंश है, मारवाड़ का राठौड़ वंश है, तो राठौड़ वंश अपने को पढ़ना है। और राठौड़ वंश में राव जोधा व राव मालदेव ये अति महत्वपूर्ण रहते हैं। राठौड़ वंश में राव जोधा और राव मालदेव हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए और इनका अपने को अध्ययन करना है। इसके अलावा आगे मैं देखूं तो मारवाड़ में ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके अलावा भी पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे? इसके अलावा आपका रामचंद्र सेन। रामचंद्र सेन ने राजपूतों से प्रतिरोध किया है इसलिए महत्वपूर्ण है, रामचंद्र सेन का ध्यान रखेंगे। और मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह का भी ध्यान आप इसमें रखेंगे अच्छी तरह से, मारवाड़ के राठौड़ वंश में। तो ये दो वंश। इसके बाद में चौहान वंश की बात करें तो चौहान वंश में अपने को पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये अजमेर का राजा था। इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा विग्रह राज चतुर्थ, इस विग्रह राज चतुर्थ को बीसल देव भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है बीसल देव। विग्रह राज चतुर्थ अथवा बीसल देव, ये दो अति महत्वपूर्ण है अजमेर के चौहान वंश में। अजमेर के चौहान वंश में ये शासक आप अच्छे से पढ़ ले, इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी पूरी रहती है। आप साथ साथ में इनको नोट करते जाएं और मैं आपको आगे बताता जाऊंगा साथ साथ में। इसके बाद में चौहान वंश में रणथंभौर का है हमीरदेव चौहान। रणथंभौर का शासक है कौन? हमीरदेव चौहान। इनके बारे में अच्छी तरह से पढ़े, हमीरदेव चौहान। और जालोर का शासक है कानड़देव, जालोर का शासक कानड़देव, इनके बारे में आप अध्ययन करें। चौहान वंश में ये है हमीरदेव चौहान, जालोर का कानड़देव, सोनगरा चौहान है ये, इनके बारे में आप अध्ययन कर लें। इसके बाद में हम बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के जो राठौड़ हैं, बीकानेर के राठौड़ों में सबसे महत्वपूर्ण राजा एक ही है और वो है राय सिंह। बीकानेर के राठौड़ों में
बीकानेर का शासक है राय सिंह, इनके पिता कल्याणमल थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, उनका वो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा राय सिंह को पूरी अच्छी तरह से आप अध्ययन कर लें, कहां के हैं, बीकानेर के हैं। बीकानेर में आप राय सिंह को अच्छे से पढ़ें। अगर महाराजा सूरजमल है, भरतपुर के राजा हैं, भरतपुर में जब भी पढ़े आप महाराजा सूरजमल का बिल्कुल अच्छे से अध्ययन करें। महाराजा सूरजमल अति महत्वपूर्ण रहते हैं भरतपुर में। तो ये महत्वपूर्ण है कुछ, बाकी आपको रीडिंग सारी करनी है, ऐसा नहीं है कि यहां से ही क्वेश्चन आएंगे। परंतु राजस्थान में मैं पिछले 13 साल से राजस्थान जीके और इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और मेरा अनुभव ये है कि अब तक जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं सभी परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध राजपूतों का संघर्ष। अब यहां ध्यान रखने कि मुस्लिमों के साथ मुस्लिम सत्ता की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे सामने सत्ता दो तरह की आती है। एक सत्ता तो आ जाती है दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल काल। तो मुस्लिम सत्ता की जब भी बात आएगी तो हमें क्या करना है, किनका ध्यान रखना है वो देखते हैं। अपने मुसलमानों के विरुद्ध मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध कौन कौन से शासक उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो संघर्ष का, पर सहयोग इसमें दिया नहीं है, पर सहयोग भी अपने को ध्यान रखना है। संघर्ष किन का रहा, किन राजाओं का मुस्लिम सत्ता से संघर्ष रहा राजस्थान में, उनकी हम बात करें तो संघर्ष रहा है वो रहा है। अगर मेवाड़ में बात करें तो मेवाड़ में महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और अमर सिंह के टाइम में संधि होती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ये तो मेवाड़ के शासक हो गए, इनके बारे में हमें पढ़ना है। इसके साथ ही अपनी अगर बात करें यहाँ की जोधपुर की तो रामचंद्र सेन का संघर्ष जोधपुर या इसको कहा जाता है मारवाड़ जोधपुर को कहते हैं, उदयपुर को मेवाड़ कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो रामचंद्र सेन। इसके बाद में संघर्ष के बाद में सहयोग की बात हम करें तो सहयोग में प्रमुख रूप से उभरकर दो राजा आते हैं। एक तो आते हैं मानसिंह प्रथम है, ये आमेर के राजा थे। आमेर को बाद में जयपुर कहा गया है। और दूसरे जो राजा हैं वो आते हैं सहयोग में राय सिंह। और राय सिंह जैसा हमने देखा है कि कहां के शासक हैं, बीकानेर के शासक हैं राय सिंह। ये सहयोग करने वाले थे बीकानेर के शासक राय सिंह। मानसिंह और ये दोनों सहयोग में आते हैं। इसके अलावा अगर जयपुर की बात करें तो स्वाई जयसिंह है, वो स्वाई जयसिंह द्वितीय है। और मिर्जा राजा जयसिंह, ये भी जयपुर में आप ध्यान रखें, मिर्जा राजा जयसिंह और स्वाई जयसिंह, इन पे भी क्वेश्चन आते हैं जयपुर के शासकों पर। तो ये हमारे पहले वाले 3 टॉपिक, कौन सा, सभ्यता, प्रमुख सभ्यताएं उनके प्रमुख स्थल। इसके बाद में प्रमुख राजवंश जो 1000 ईस्वी से 1800 ईस्वी है। इसके बाद में मुस्लिम सत्ता के साथ संघर्ष। इसके बाद अब चौथे टॉपिक पर चलते हैं। चौथा जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्या रहता है, चौथा टॉपिक है भक्ति आंदोलन, भक्ति और सूफी मत, संत एवं संप्रदाय, देवी देवताएं। भक्ति एवं सूफी मत, संत एवं संप्रदाय और देवी देवताएं, ये हमारा चौथा टॉपिक है। इससे संबंधित क्वेश्चन कौन सा है हम यहां देखते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आया था कि किस देवी का मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है, तो ये कौन सी थी, करणी माता थी। इसके बाद में अगर हम आगे चलें तो ये अंबिका देवी का मंदिर कहां पर है, जगत उदयपुर में है, ये दूसरा क्वेश्चन आया था। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन ये है सोमेश्वर मंदिर कहां है, किराड़ू बाड़मेर में है। और चौथा क्वेश्चन ये है नीजा क्या है, तो रामदेव जी की पंचरंगी पताका है। ये 5
सॉरी 4 जो क्वेश्चन है, 2 बार मेला, अंबिका मंदिर, सोमेश्वर मंदिर और निजा, ये हमारे कहां से पूछे गए हैं? भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, संत एवं संप्रदाय, लोक देवी देवताएं, वहां से हमारे क्वेश्चन आए हैं। तो ये यहां क्या है कि हमें प्रमुख देवियों का प्रमुख तौर पर ध्यान रखना है, लोक देवताओं का ध्यान रखना है, संत और संप्रदाय की हम बात करेंगे। तो यहां देखिए आप भक्ति आंदोलन में एक तो प्रमुख देवियां हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देवियां प्रमुख कौन सी हैं? जैसा करणी माता पे पिछली बार पूछा गया है, करणी माता है, जीण माता है, नागणेची माता है, सचियाय माता है, सचिया माता, ये माताएं प्रमुख है। हालांकि और भी राजस्थान में सैकड़ों देवियां हैं, परंतु इन देवियों पर क्वेश्चन मुख्यतः आते हैं। देवता कौन से हैं प्रमुख? पंचपीर है एक तो, पंचपीर में 5 पीरों में रामदेव जी हैं जिन पे क्वेश्चन आया है। रामदेव जी, हड़बू जी हैं, पाबू जी है, गोगा जी है, मांगलिया मेहा जी हैं, मांगलिया मेहा जी, देवनारायण जी हैं, देवनारायण जी, तेजा जी हैं, ये प्रमुख देवता हैं। तो इन देवताओं, हालांकि देवता और भी रहते हैं पर ये देवता प्रमुख है, तो इनसे संबंधित आप ज्यादा पढ़ें, इनके बारे में ज्यादा पढ़ें क्योंकि इन पे ज्यादा क्वेश्चन राजस्थान जीके में पूछे जाते हैं। इसके अलावा संतों में संत एवं संप्रदाय जो रहता है, संत एवं संप्रदाय टॉपिक रहता है, इसमें किनसे संबंधित ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनकी मैं बात कर लेता हूं। इसमें एक तो जाम्बोजी है, जाम्बोजी कह दो, यह विष्णुई संप्रदाय, गुरु जम्बेश्वर संप्रदाय इनका कौन सा था? विष्णुई संप्रदाय था, विष्णुई संप्रदाय अथवा जाम्बोजी एक। दूसरा में ध्यान रखने जसनाथ जी, या इनका जसनाथी संप्रदाय है। तीसरा में ध्यान रखने संत धन्ना, चौथा में ध्यान रखने संत पीपा। इसके बाद में मीराबाई, दादू दयाल, मीराबाई, दादू दयाल, जाम्बोजी, जसनाथ जी, संत धन्ना, संत पीपा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। इनसे संबंधित ज्यादा क्वेश्चन राजस्थान जीके में पूछे जाते हैं। संत और भी हैं, उनके भी क्वेश्चन आते हैं, परंतु इन पे विशेष फोकस करना है क्योंकि पिछले 20 साल में इनसे संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके बारे में अपने ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा चौथा टॉपिक होता है भक्ति आंदोलन, सूफी, संत, लोक देवी देवता, संत एवं संप्रदाय। तो इनमें इन पे हमें गौर करेंगे मित्रों। इसके बाद में आगे वाला हमारा टॉपिक है राजनीतिक जागरण एवं स्वतंत्रता आंदोलन। यहां ध्यान रखेंगे राजनीतिक जागरण एवं स्वतंत्रता आंदोलन है, इसमें क्या चीजें आती हैं। इसमें देखिए एक तो 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक इसमें क्या है, किसान एवं जनजातीय आंदोलन है। जनजातीय आंदोलन 3 है और किसान आंदोलन 10-11 है अपने, तो प्रमुख आंदोलन। और इसमें आता है प्रजामंडल आंदोलन। ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन रहता है विद्यार्थियों के लिए,
पर आप जो कहेंगे वो टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा थोड़ा सा डिटेल में। प्रजामंडल आंदोलन, इसके अलावा है जन जागृति में महिलाओं का योगदान, ये राजस्थान से संबंधित है सब कुछ। 1857 की क्रांति भी राजस्थान से संबंधित है। जन जागृति में महिलाओं का योगदान, ये टॉपिक रहते हैं। मुख्यतः ये टॉपिक है 1857 की क्रांति, किसान और जनजातीय आंदोलन। यहां मित्रों अपने को ध्यान रखते हैं कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल पर 10 किसान आंदोलन करवा रखे हैं, आप उसे अच्छे से अध्ययन करें, क्योंकि उनमें क्या है कि पिछले 20 साल में किसान आंदोलन से संबंधित जिस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को सम्मिलित करने का मैंने प्रयास किया है। तो मेरे अनुभव के अनुसार मैक्सिमम मैंने उसमें दिया है, तो आप किसान आंदोलन के सभी वीडियो उसमें देख लें, सभी वीडियो आपको मिलेंगे। जनजातीय आंदोलन के नहीं है, 1857 के नहीं है, प्रजामंडल नहीं है, ये अपने देखेंगे भी, जैसे जैसे अपने को टाइम मिलेगा अपने डालते जाएंगे। और जनजागृति में महिलाओं का योगदान, ये छोटा सा टॉपिक है, ये निश्चित तौर पे मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन इस बार बनने की संभावना है। पिछली बार इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है। इस टॉपिक से अभी पिछली बार क्या क्वेश्चन आए, एक तो ये था कि 1857 की क्रांति में कोटा में नेतृत्व किसने किया, तो जयदयाल और मेहराब खान। जयदयाल इसके ऑप्शन में था तो जयदयाल ने किया। इसके अलावा इससे संबंधित मेवाड़ की पुकार, ये कि मेवाड़ की पुकार क्या है, इसके ऑप्शन दिए हुए थे बहुत से, आप पेपर में देखेंगे पता चलेगा कि ये क्या मोतीलाल तेजावत जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। ये मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के लिए आंदोलन चलाया है। तो आंदोलन चलाने से पहले उन्होंने आदिवासियों की 21 मांगों को एक मांग पत्र तैयार किया और वहां के मेवाड़ के महाराणा को दिया था, उसको नाम दिया था मेवाड़ की पुकार। इसके बाद में यहां ये क्वेश्चन किसान आंदोलन से संबंधित है। साधु सीताराम दास का संबंध किस किसान आंदोलन से था, बिजोलिया किसान आंदोलन। साथियों बिजोलिया से दोबारा भी क्वेश्चन आएगा, बिजोलिया मोस्ट इंपोर्टेंट किसान आंदोलन रहता है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अच्छे से उसका अध्ययन करें, पूरा डिटेल में मैंने 2 वीडियो में बिजोलिया किसान आंदोलन करवा रखा है, उसे आप अच्छे से अध्ययन कर लें। इसके बाद में अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम अगला टॉपिक। अगला टॉपिक थोड़ा लेंथी मीन्स इसमें क्या है, यहां तक जो अपने 5 टॉपिक देखे हैं ये इतिहास के थे। किसके थे, इतिहास के। अब कला संस्कृति आती है कि मेले और त्योहार, राजस्थान में प्रमुख मेले और त्योहार, राजस्थान में प्रमुख चित्रकला शैलियां, लोक कथाएं और गाथाएं, कुछ प्रचलित लोक कथाएं और गाथाएं हैं वो। इसके अलावा लोकगीत का मैंने ये अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रमुख लोकगीत डाले हैं, 30-33 के आसपास है, वो आप अच्छे से अध्ययन करें। लोक नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लोक नृत्य से संगीत, लोकवाद्य आया था अभी पीछे, तो लोकवाद्य से क्वेश्चन आएगा, लोक नृत्य से आएगा। लोक नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोकवाद्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मेले और त्योहार, चित्रकला शैली, यहां 4 टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। आप अच्छी तरह से ये ध्यान रखें, ये काफी लंबा टॉपिक है। वस्त्र और आभूषण, इसमें आभूषण का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये कंफर्म है। इसके बाद में हस्तशिल्प यानी हस्तकलाएं भी है। तो ये सभी टॉपिक है, इनमें अपने देखें तो रमत है, ये लोकनाट्य है, मोरचंग है, ये लोकवाद्य है, मथेरन समुदाय है, चित्रकला से संबंधित है, तिमणिया एक आभूषण था। तो ये क्वेश्चन है, मतीराम का रसराज है, मारवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित था। तो ये क्या है कि यहां इस टॉपिक में से 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन आए हैं इस वाले पूरे टॉपिक से, लोक संस्कृति वाले से। इसका मैंने पीडीएफ डाल रखा है, आप उसे अच्छे से अध्ययन करें। फिर भी अगर आपके नहीं मिलता तो मैं दोबारा इसको डाल दूंगा। आपके कि पहले हिस्ट्री का सिलेबस दिया होगा, उसके नीचे के 2 पेज है वो राजस्थान जीके के हैं, सभी के हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, उसको आप अच्छी तरह से देख लें। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों। इसके बाद में अपने आगे है राजस्थानी भाषा का उद्भव एवं विकास, प्रमुख बोलियां और प्रमुख लिपियां।
राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास, प्रमुख बोलियां और लिपियां। इसी के साथ ये साहित्य का क्रमिक विकास है, ये भी इसी में आता है। राजस्थानी साहित्य का क्रमिक विकास की बात हो रही है। इसमें लिखा गया है कि प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, यानी प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, 4 भागों में इसको बांटा गया है। तो ये साहित्य का पूरी तरह से किस तरह से विकास हुआ, कौन से लेखक हुए, कौन सी साहित्यिक रचना हुई, उस पे ये टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, वो आए थे बोलियां। सुमेलित करो कि कौन से स्थान पे कौन सी बोली है। ये ध्यान रखना है कि बोलियों में ये पूछा जाता है कि कौन सी बोली कहां बोली जाती है। क्षेत्र ध्यान रखना है, बोली प्लस उसका क्षेत्र, ये ट्रेंड है राजस्थान में पूछने का। इसके अलावा बोलियों के अलावा साहित्यिक रचनाएं दी गई थी, जैसे बादली दी गई थी। अपने देखा था कि चंद्रप्रकाश देवल उसके ऑप्शन में था, जो गलत था। चंद्र सिंह बिरकाली ने उसको लिखा था, ये अपनी पिछली वीडियो में देखा था। तो यहां क्या कि साहित्यिक रचनाएं दी जाती हैं और बोलियां हैं, ये इस टॉपिक में से आई है। इसके बाद में पर्यटन जो है, ये पर्यटन वाला टॉपिक है। पर्यटन जो टॉपिक रहता है ये इसमें में मिक्स होता है। जैसे सोमेश्वर मंदिर है, ये आकर्षक मंदिर है, या ये जो सभ्यता स्थल है ये घूमने के स्थान है। अंबिका मंदिर है, इसको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, यहां भी लोग घूमने के लिए जाते हैं। इन्हीं से कवर होता है। हालांकि ध्यान रखने, पर्यटन की नीतियों का विशेष उल्लेख किया गया है। तो इस बार इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। पिछली बार कोई विशेष क्वेश्चन पूरी तरह से इसको फोकस किए हुए आया नहीं था, परंतु इस बार आने की पूरी संभावना है। तो कौन सी प्रमुख नीतियां हैं, आगे राजस्थान में पर्यटन का क्या विजन है, पर्यटन को एक निर्दुम उद्योग बनाया गया है। 1989 में एक मोहम्मद यूनुस समिति बनी थी, जिसने इसे जन उद्योग का दर्जा दे दिया था और पर्यटन को जन उद्योग भी माना जाता है। तो ये चीजें अपने देखेंगे, बार बार आगे चलेंगे। तब ये हमारा क्या है कि पीछे के 20 आए हुए क्वेश्चन, और यह हमारा पहला पार्ट राजस्थान सामान्य ज्ञान का, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और विरासत वाला पोर्शन है। इसमें से 20 क्वेश्चन आए हैं साथियों। मेरा जो विचार है, मैं चाहता हूं कि आप में से इन्हें, क्योंकि टॉपिक वाइज इनको पूरा करवाना संभव नहीं होता, मैं बार बार कहता हूं ये, तो मेरा ये है कि मैं आपको इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक की कराऊं, ताकि वहां से आपको पता चलता रहे कि कौन सा किस प्रकार के क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। मेरा उद्देश्य ये है। फिर भी आपको अगर लगता है कि हमारे को ये 2, 4, 5 टॉपिक बहुत ज्यादा कठिन लगते हैं, तो उन टॉपिक को मैं बार बार पूरा डिटेल से आपको करवा दूंगा। आप उनको 2-4 बार देख लेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी इतना बड़ा है ही नहीं होगा। राजस्थान जीके में चाहे कोई भी पोर्शन हो, राजस्थान के इतिहास का, कला संस्कृति का हो, राजस्थान की ज्योग्राफी का हो, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था हो, राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो, राजस्थान का करंट अफेयर्स हो, सभी जगह में, क्योंकि मैं पिछले 13 साल से राजस्थान जी के पढ़ा रहा हूं, प्लस भारतीय इतिहास पढ़ा रहा हूं, तो ये करवाने में मैंने कहीं भी कोई भी समस्या नहीं है। तो आप टेलीग्राम में मैं आपके विचार लूंगा, एक पोल करवाऊंगा कि हमें पहले कौन सा पोर्शन करना चाहिए स्टार्ट, राजस्थान का इतिहास करना चाहिए, राजस्थान की कला संस्कृति करनी चाहिए, भूगोल करना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था करनी चाहिए या अर्थव्यवस्था करनी चाहिए। तो उस पे आपके विचार लूंगा, उस पे अपने विचार जरूर व्यक्त करें। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन करें, और जितने भी साथी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान से संबंधित कोई भी भर्ती परीक्षा की कर रहे हैं, उस तक मेरा ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि घर बैठे हर एक साथी को उनकी निःशुल्क की योजना उनको मिल सके। और आने वाले टाइम में मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगातार बनाता रहूंगा वीडियो। मेरा मकसद यही है कि एक निर्धन व्यक्ति जो कोचिंग संस्थान में नहीं जा सकता, बाहर नहीं जा सकता, घर छोड़ के नहीं जा सकता, उसको घर बैठे ही कुछ सुविधाएं मिले, जिसके दम पर वो अपना एम प्राप्त कर पाए, अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाए और एक जॉब प्राप्त कर पाए, जिससे क्या है कम से कम हमें जो शिक्षा ने दिया है उसका हल्का सा ऋण हम उतार पाए। आज के वीडियो में मित्रों इतना ही। कल एक नए वीडियो के साथ रात 8 बजे मिलते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।